हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। आदिकाल को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने आदिकाल की पद्धतियाँ, समय सीमा, नामकरण, परिस्थितियाँ, विशेषताएं और हिंदी के प्रथम कवि और प्रथम रचना देख चुके हैं। और अब हम प्रमुख इतिहासकार और उनके ग्रंथ देखेंगे। इनको हमने 3 भागों में बांटा है। शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन, जो शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन हुआ है वो गार्सा दत्तासी ने, शिव सिंह सेंगर ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु, इन 4 विद्वानों ने मुख्य तौर पर किया है। नेक्स्ट है फिर शुक्ल युगीन इतिहास लेखन, जिसमें शुक्ल जी आते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। तीसरा है शुक्लोत्तर युगीन इतिहास लेखन, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त का है वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है। तो आगे इनके सभी विस्तृत रूप से अभी हम क्या करेंगे, एक एक इतिहासकार को विस्तृत रूप से देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे आते हैं अपने गार्सा द तासी, जो फ्रांस के विद्वान हैं। भारत में उर्दू के प्रोफेसर बनकर ये आए थे और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो, इनकी भाषा फ्रेंच भाषा थी, तो उसी में इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है। इस्तवार द ला लिटरेचुर हिंदुस्तानी। पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना स्टार्ट किया, मतलब सबसे पहले जो इतिहास लेखन का कार्य किया है वो गार्सा द तासी द्वारा ही किया गया है। नलिन विलोचन ने इसको प्रथम इतिहासकार माना है। नलिन विलोचन का मानना है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गार्सा द तासी था। यह निर्विवाद है, मतलब ये सभी ने सर्वमान्य रूप से मान लिया है कि गार्सा द तासी प्रथम इतिहासकार हैं हिंदी के। आगे है फिर इस्तवार द ला लिटरेचुर हिंदुस्तानी, इसके ग्रंथ हैं गार्सा द तासी का। और इस्तवार का मतलब होता है इतिहास, इस्तवार का मतलब इतिहास है। लिटरेचुर का मतलब है साहित्य। एंदोई, जो हिंदुओं द्वारा जो बोली जाती है उसको एंदुई बोलते हैं। और हिंदुस्तानी बोलते हैं मुसलमानों द्वारा बोली गई बोली को। तो ये इन्होंने गार्सा द तासी द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। और ये ग्रंथ ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य साहित्य समिति, अनुवादक समिति थी जो पेरिस में थी, उसमें वहाँ उसको मुद्रित करवाया गया है इन्होंने अपने ग्रंथ को। नेक्स्ट है फिर इसका प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से हुआ है 1839 में। ये हम देख चुके हैं कि आयरलैंड में जो इसका प्रकाशन स्टार्टिंग में हुआ था। आगे है फिर अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद तबकात उसवरा नाम से दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु फैज़ल अली के सहयोग से 1848 में किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करना है। अंग्रेजी में अनुवाद गार्सा द तासी द्वारा लिखित ग्रंथ का किसने किया, तो वो किया था मौलवी करीमुद्दीन द्वारा। और किस नाम से किया, तबकात उस-सुवरा नाम से किया। और किसके सहयोग से किया, गुरु फैज़ल अली के सहयोग से। कब किया, 1848 में किया। नेक्स्ट है फिर गार्सा द तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद 1952 में हुआ और ये किया था प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वासेन ने इलाहाबाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदुस्तानी एकेडमी से प्रकाशित करवाया था।
तो अंग्रेजी में तो मौलवी करीमुद्दीन द्वारा किया गया था 1848 में, और जो हिंदी में किया गया है वो किया गया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा 1952 में। ओके, फिर आगे है, यह ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। ये भी बिल्कुल लर्न करना हमें कि 2 भागों में ये प्रकाशित हो चुका था पहले। फिर इसके द्वितीय संस्करण को 3 भागों में प्रकाशित किया गया है 1871 में। यह हिंदी का इतिहास न होकर हिंदुस्तानी का इतिहास है, अर्थात हिंदुस्तानी का मतलब है जो मुसलमानों के द्वारा बोली जाती थी उसको हिंदुस्तानी बोला जाता था। गारशा दत्तासी ने इसको हिंदी को एक भद्दी बोली कहा है। यहाँ पे गारशा दत्तासी द्वारा, क्योंकि ये फ्रेंच के विद्वान थे तो इन्होंने हिंदी को एक भद्दी बोली कहा है। इसमें कवि हैं 738 कवि हैं और 72 कवि हिंदी के, ठीक है, ओनली 72 कवि हिंदी के हैं और बाकी अन्य भाषाओं के हैं। प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत को माना है। अंगद को क्यों माना है? क्योंकि इन्हें वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई है, इसीलिए ऐसे वर्णमाला में स्टार्टिंग में आता है ए और है आता है अंत में, तो क्या है इसने अंगद को फर्स्ट माना है और अंतिम माना है हेमंत को। इस ग्रंथ को लिखने में 66 पुस्तकों की सहायता ली गई है, जिसमें 11 हिंदी की पुस्तकें थी, ओनली 11 थी, और जो सामान्य जो ग्रंथ थे हिंदी के वही लिए गए हैं। इन्होंने ज़्यादा चर्चित जो ग्रंथ थे वो नहीं लिए हैं, सामान्य ग्रंथों के आधार पर इन्होंने ये इतिहास लेखन किया है हिंदी के। आगे है, शुक्ल जी का कहना है कि शुक्ल जी ने तासी जी को कहा है, तासी जो गारशा दत्तासी है उसको इस्लामिक तहजीब का पुराना हामी व हिंदी का पक्का दुश्मन कहा है। सर सैयद अहमद खां के पक्षपाती थे गारशा दत्तासी। सर सैयद अहमद खां को ज़्यादा महत्व देते थे। आगे है फिर इस की कमियां हैं, जो इसके लेखन में जो कमियां रही हैं तो उसके बारे में देखते हैं। काल विभाजन व प्रवृत्तियों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि काल विभाजन जो स्टार्टिंग हुआ है वो ग्रियर्सन के समय से स्टार्ट हुआ है, तो इन्हें वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई, एक ये उसकी बोल सकते हैं कमी है। और आगे है, युगीन परिस्थितियों का अभाव रहा है, क्योंकि इन्होंने तो बस वैसे ही जो नॉर्मल सी बुकें थी वही अपने लेखन में प्रयोग की हैं। हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के कवियों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। हिंदी का ग्रंथ लिख रहे हैं तो हिंदी की ही बुकें होनी चाहिए, और इन्होंने क्या किया है, अन्य भाषाओं के ग्रंथों को भी इसमें शामिल किया, तो ये भी उसकी एक कमी मानी जाती है। इसे को फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और लिख रहे हैं हिंदी भाषा का, जो हिंदी भाषा के ग्रंथ लिख रहे हैं तो फिर हिंदी में लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भाषा कौन सी ली है, फ्रेंच भाषा। हिंदी की रचनाओं का सामान्य उल्लेख, इन्होंने हिंदी की रचनाओं का सामान्य उल्लेख किया, गंभीर ग्रंथों को इन्होंने शामिल नहीं किया है। वैज्ञानिक दृष्टि का इसमें अभाव माना जाता है। हिंदू व मुसलमानों के अलगाव की इन्होंने इसमें कोशिश की है। हिंदी व उर्दू का अलग अलग विवेचन इसमें मिलता है। शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह माना है, ओनली वृत्त संग्रह। शुक्ल जी ने सभी ग्रंथों को कुछ न कुछ उपाधियां दी है। किसी को वृत्त संग्रह माना है, किसी को प्रथम वृत्त संग्रह माना है, किसी को बड़ा भारी वृत्त संग्रह माना। तो ये हम आगे देखेंगे जिन जिन ग्रंथों के बारे में शुक्ल जी ने जो जो माना है। तो एक बार हम गारशा दत्तासी का एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो गारशा दत्तासी ने क्या किया है, ये एक तो उर्दू के प्रोफेसर थे, ठीक है, और इनकी भाषा फ्रांस के थे तो फ्रेंच भाषा होगी, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो है इस्तवार द ला लेतियुत्तुर हिंदोई हिंदुस्तानी है।
और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने किया है, और जिसका हिंदी में अनुवाद जो किया है वो किया है ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में किया है। 1948 में तो अंग्रेजी में किया है वो, और 1952 में 1848 में किया है। ठीक है, 1848 में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है मौलवी करीमुद्दीन ने, और 1952 में फिर गारशाद तासी के जो ग्रंथ का है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में अनुवाद किया है। और इसका जो इसका प्रकाशन हुआ है 2 भागों में हुआ है। प्रथम भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में। देखो अभी सन याद करने हैं हमने। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका प्रथम भाग 39 में, 1839 में प्रथम भाग, दूसरा भाग 1848 में, 47 में। ठीक है, 47 में, और जो अंग्रेजी में अनुवाद वो 1848 में हुआ है। ठीक है, ये मतलब तीनों हो गए। अभी जो ये है हिंदी में अनुवाद है वो 1952 में हो गया। तो इस तरह से हम थोड़ा सा रिलेट करके, एक दूसरे से रिलेट करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कवि हैं 738 कवि हैं, और जो हिंदी के हैं वो 52 कवि है। और इसे प्रथम इतिहासकार माना है वो किसने माना है? नलिन विलोचन ने। ओके, तो नेक्स्ट है फिर ये मेन इनके जो बिंदु थे वो हमने देख लिए। आगे है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जो रणजीत सिंह के घर में जन्मे थे। इनका जन्म 1833 में माना जाता है। इनकी भाषा हिंदी थी। ये प्रथम भारतीय इतिहासकार माने जाते हैं क्योंकि गारशा दत्तासी तो फ्रेंच के थे और ये मूल रूप से भारतीय थे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रथम जो भारतीय होकर हिंदी के इतिहास ग्रंथ को लिखने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रस्थान बिंदु जो माना जाता है वो इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं के ग्रंथ को माना जाता है। आदिकाल की प्रारंभिक समय सीमा इन्होंने मानी थी 1770 विक्रम संवत या 713 ईस्वी मानी है। पुष्पदंत को प्रथम कवि माना है। पुष्पदंत के बारे में हम देख चुके हैं कि किन किन विद्वानों ने इसको प्रथम कवि माना है। जैसे एक सेकेंड, पुष्पदंत को माना है, शिव सिंह सेंगर ने माना है, ग्रियर्सन ने माना है और मिश्र बंधुओं ने माना है। तो ये इन्होंने प्रथम इसको हिंदी का कवि माना है। ये पुलिस इंस्पेक्टर थे। ये मतलब ध्यान रख लेना बिल्कुल ही, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से इतिहास लेखन जिन्होंने इतिहासकार हैं जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए इस ग्रंथ को लिखा है। तो ये देख लेना, ध्यान रखना है। ये एक जो ग्रियर्सन के बारे में पूछा जाता है क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर थे। हिंदी में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। वो तो हिंदी का, ठीक है, वो हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। मतलब लिखने का प्रथम जो शुरुआत की है वो गारशा दत्तासी ने की है, लेकिन वो भाषा अलग थी, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और ये जो हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। और किसी भारतीय द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ भी इसी को माना जाता है। आगे हैं जो शिव सिंह सेंगर थे, इनको संस्कृत, फारसी और हिंदी का ज्ञान था। शुक्ल ने इनको प्रथम वृत्त संग्रह माना। देखो, जो वृत्त संग्रह माना है, ओनली वृत्त संग्रह माना है, वो माना है गारशा दत्तासी के ग्रंथ को, ठीक है। और जो ये शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को, शिव सिंह सरोज को माना है प्रथम वृत्त संग्रह। किसने? शुक्ल जी ने। ये रसिक काव्य प्रेमी थे, वे स्वयं भी कवि थे। इन्होंने ब्रह्मोत्तर खंड व शिव पुराण का हिंदी में अनुवाद किया है। शिव सिंह सेंगर ने शिव पुराण का
अनुवाद किया है और ब्रह्मोत्तर खंड का अनुवाद किया है। शिव पुराण तो वैसे ही याद हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर ने किया है, और ब्रह्मोत्तर खंड हम याद कर लेंगे। आगे है फिर ग्रंथ कौन सा है, शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। अभी थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। जैसे प्रथम गर्ष दत्तासी का ग्रंथ था, वो 2 पार्टों में प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट है 1839 था और सेकंड 1847 था। ठीक है, ऐसे ही फिर 1883 में शिव सिंह सरोज जो ग्रीरसन वो इसने शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। यह ग्रंथ सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका। ठीक है, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसको प्रकाशित कराया गया था, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण पुनः तृतीय संस्करण के रूप में 1883 में ग्रंथ को प्रकाशित किया। इसका 7वां संस्करण 1926 में प्रकाशित हुआ। 1970 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इसका नवीनतम संस्करण प्रकाश में आया है। देखो ये याद करो या ना करो, यहाँ से ये वाले, ठीक है, ये मत ना भी करोगे तो चलेगा, बट ये टाइमिंग तो बड़ा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक नवल किशोर प्रेस लखनऊ से जो इसको प्रकाशित कराया गया है उसको लर्न करना है। आगे है नवल किशोर प्रेस लखनऊ में 1883 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ कालिदास हजारा पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कालिदास हजारा पर आधारित है। ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज, वो कौन से ग्रंथ पर आधारित है, वो है कालिदास हजारा पर। ओके, इसमें कवि हैं 1000 कवि हैं इसमें, वैसे मतलब लगभग 1000 हैं, 838 बिल्कुल परफेक्ट है इसके, जो इसकी संख्या रही है वो 838 रही है। कई पुस्तकों में 1000 ईस्वी भी 1000 ग्रंथ भी मिलते हैं। सॉरी 1000 कवि भी मिलते हैं। पूर्वार्ध भाग में 838 और उत्तरार्ध भाग में 1003 इनको माना गया है कवियों को, ये मत याद करना। ओके, ज़्यादातर कवि संदिग्ध हैं। ओके, मतलब अभी तक उनके बारे में कोई अच्छी खासी जानकारी नहीं मिली है। तात्कालिक उपलब्ध जानकारी को संग्रहित करने का इन्होंने अच्छा खासा प्रयास किया है। रीतिकालीन कवियों के लिए शुक्ल जी ने इसी ग्रंथ से सहायता ली है, इसी ग्रंथ को अपने केंद्र बिंदु में रखा है। ओके, तो ये था आज शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर के बारे में देख चुके हैं, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट है ग्रियर्सन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, इनका जन्म ये 7 जनवरी 1851 में हुआ था और मृत्यु 1941 में हुई थी। ओके, ये IAS रैंक के अधिकारी माने गए हैं, जो बंगाल में IAS अधिकारी के रूप में आए थे। प्रसिद्धि का आधार वो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय भाषा तथा बोलियों का सर्वेक्षण, इसको हिंदी में कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, याद करनी है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं तथा बोलियों का सर्वेक्षण इन्होंने ग्रियर्सन जी ने किया है। 1888 से 1903 तक भारतीय बोलियों का इसमें सर्वेक्षण किया गया है। जो ये ग्रंथ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है 1888 से 1903 तक जो भारतीय बोलियों का सर्वेक्षण इसमें किया है। 1902 से सरकारी जो इनको IAS की नौकरी थी वो इन्होंने त्याग दी और 1903 में ये
अपने वहाँ पे अपने देश चले गए भारत को छोड़कर। आगे है, इनके सर्वेक्षण से भारतीय भाषाओं का मानचित्र समझ में आ जाता है। काफ़ी अच्छी खासी रिसर्च की है इन्होंने भारतीय भाषाओं पर, बोलियों पर। महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक के लिपिबद्ध जो ग्रंथ हैं, उसके पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन का सर्वेक्षण ही भारतीय बोलियों का दर्शन करवाता है। देखो, महात्मा बुद्ध ने भी विभिन्न बोलियों का वर्णन अपने उनमें किया है, ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में किया है। सम्राट अशोक के शिलालेख बहुत लिपियों में, लिपियों में लिखे गए हैं, जगह जगह से में मिले हैं। ऐसे ही ग्रियर्सन ने भी विभिन्न बोलियों का जो है वो अपने ग्रंथों में दर्शन करवाया है। आगे है उपाधियाँ। इनको उपाधियाँ सरकार द्वारा CPI की उपाधि मिली है 1894 में। 1912 में सरकार की सर की उपाधि, ठीक है, सरकार द्वारा दी गई है सर की उपाधि। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 1876 से मृत्युपरांत तक इसके सदस्य रहे हैं। किसके सदस्य रहे हैं ये? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ये सदस्य रहे हैं और 1876 में ये बने थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा विद्वान, कई ऑप्शन दे देते हैं विद्वानों को लिख, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य कौन रहे हैं। ओके, तो अपने ग्रियर्सन रहे हैं। विलियम जॉन ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी, ठीक है, 1784 में की थी, और जो ग्रियर्सन है वो सदस्य बने थे 1876 में। आरंभिक काल, चारण काल, इन्होंने आरंभिक काल को आदि काल है उसको चारण काल कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इन्होंने माना है। कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना है। भक्ति काल को किसने स्वर्ण काल कहा है? तो वो है ग्रियर्सन ने। गौतम बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े लोक नायक थे, ये किसने माना है? ये माना है ग्रियर्सन ने। तुलसीदास के बाद सबसे बड़े लोक नायक, गौतम बुद्ध के बाद तुलसीदास को सबसे बड़ा लोकनायक माना है, ठीक है। और तुलसीदास पर इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब तुलसीदास का बहुत बड़े फैन कहे जा सकते हैं ये। इन्होंने तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया और 12 से अधिक निबंध तुलसीदास पर लिख डाले, ठीक है। आदिकाल को सर्वप्रथम जो चारण काल कहा है वो ग्रियर्सन द्वारा ही कहा गया है। अभी तुलसीदास जी को जो इतना मतलब केंद्र में रखे हुए हैं ग्रियर्सन जी, तो उसके ग्रंथ को भी केंद्र में रखेंगे, तो उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। रामचरितमानस जो 1574 में रची गई है, उसे क्या कहा है इन्होंने कहा है कि इसे उत्तर भारत की जनता का कंठहार माना है, कि जो रामचरितमानस है वो उत्तर भारत की जनता का कंठहार है, अर्थात कंठ कंठ में बसी हुई है। हिंदी भाषा के लोगों के लिए रामचरितमानस बाइबल के समान इन्होंने मानी है। तो इन्होंने मतलब थे तुलसीदास जी के फैन पढ़े, ठीक है। तो उसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया इन्होंने। इनको सबसे बड़ा, गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानना है, और इनके ग्रंथों को क्या, रामचरितमानस को क्या माना है? एक तो बाइबल के समान माना है और उत्तर भारत की जनता का कंठहार माना है। तो ये याद करना है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्होंने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। इन्होंने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है, ठीक है। आगे है किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त का कहना है कि यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। नवीन विलोचन ने तो गार्षा दैतासी के ग्रंथ को माना था प्रथम इतिहासकार, ठीक है। लेकिन किशोरीलाल गुप्त ने कहा कि जो वास्तविक इतिहासकार हैं सच्चे अर्थों में,
वो प्रथम इतिहासकार हैं ग्रियर्सन जी। ठीक है, और शुक्ल जी ने इसके ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, आगे है नलिन विलोचन। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन जी हैं। ये हम देख चुके हैं कि नलिन विलोचन ने जो विधेयवादी पद्धति है उसके प्रवर्तक माने हैं, वो माने हैं ग्रियर्सन। शुक्ल जी को इन्होंने नहीं माना है। अच्छा, जो ग्रियर्सन है उसने रीतिकाल को दरबारी काव्य कहा है, आदिकाल को उन्होंने चारण काल कहा है और रीतिकाल को दरबारी काव्य माना है, श्रवण काल माना है, वो भक्ति काल को माना है। आगे है फिर इनका जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इन्होंने इन नामों से ये एक ग्रंथ लिखा है जिसका प्रकाशन द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ है कि उसके सदस्य भी रहे हैं, तो वहीं से उन्होंने प्रकाशन करवाया है और 1888 में हुआ है। जो शिव सिंह सेंगर का जो प्रकाशन हुआ था 1883 में, ठीक है, और 1888 में किया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का ग्रियर्सन जी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ये रहने देना। ठीक है, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 में हुआ था। ग्रियर्सन 14वीं शताब्दी के जो ग्रियर्सन ने अपना ग्रंथ लिखा उसमें 14वीं शताब्दी का उल्लेख नहीं किया है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। देखो, जो गार्सा दत्तासी थे उनके ग्रंथ की भाषा थी फ्रेंच। शिव सिंह सेंगर के जो ग्रंथ की भाषा थी वो थी हिंदी, और जो ग्रियर्सन है उसके जो ग्रंथ की भाषा है वो है अंग्रेजी। तो थोड़ा थोड़ा रिलेट करते चलेंगे तो एक दूसरे से रिलेट करते हुए अच्छे से कवर होते चलेंगे हमें। ठीक है, तो आगे है फिर हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद जो इसका किया है वो है किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में किया है और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है किशोरीलाल गुप्त ने। ठीक है, इसका किशोरीलाल गुप्त ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तो किया था उसका क्या बोलते हैं जो गार्सा दत्तासी के ग्रंथ का किया था। किशोरीलाल गुप्त ने किया है वो किया है ग्रियर्सन के ग्रंथ का। ठीक है, और किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। कवि इसमें 952 है। 886 कवि शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज से यूं के यूं उठा लिए गए हैं और 66 कवि अन्य स्रोतों से लिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ जो इतिहास ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया है और सभी कोई ना कोई सी भाषा के कवियों को भी जोड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने मेन जो फोकस किया है वो हिंदी के कवियों को शामिल करने पर किया है। ग्रियर्सन कहते हैं कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही अध्ययन करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में रचना करने वालों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। इन्होंने हिंदी को अन्य भाषाओं से सर्वप्रथम अलग करने का प्रयास किया है। यही बात लिखी हुई है कि इन्होंने केवल हिंदी कवियों को ही इसमें शामिल किया है। इन्होंने इधर उधर पड़ी हुई साहित्य सामग्री को संकलित करने का बड़ा अच्छा प्रयास किया है और ऐसे करने वाले ये प्रथम इतिहासकार माने गए हैं। आगे है नेक्स्ट है फिर काल विभाजन का इन्होंने प्रथम प्रयास किया है। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई, ठीक है, बड़ा ध्यान रखना है इसका। काल विभाजन करने का जो प्रथम प्रयास किया है, देखो 2 क्वेश्चन है। एक तो स्टार्टिंग की है ग्रंथ लिखने का जो प्रारंभ किया है वो गार्सा दत्तासी ने किया है, लेकिन काल विभाजन करने का जो प्रथम प्रयास किया है वो ग्रियर्सन ने किया है।
ठीक है। इन्होंने 11 कालखंडों में इसको विभक्त किया है पूरे इतिहास, अपने इतिहास ग्रंथ को। ठीक है। आगे है कालानुक्रमी पद्धति का इन्होंने सहारा लिया है, अर्थात कालानुक्रम पद्धति हम देख चुके हैं। इसमें जो विद्वानों हैं उनके जन्म से रिलेटेड होकर ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने 17 रचनाओं को आधार बनाया है, जिसमें से जो मेन है वो है गोसाई चरित और भक्तमाल, ये रही है। नेक्स्ट है फिर मिश्र बंधु। ये जो मिश्र बंधु थे, ये जन्म क्रमानुसार ये तीनों सहोदर भाई थे, यानी कि ये तीनों भाई भाई रहे हैं। ठीक है। इनमें 3 कौन कौन से हैं, जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधु कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन दे दिए जाते, 4 ऑप्शन दे दिए जाते, 3 तो ये दे दिए जाते हैं और 1 दिया जाता है, मेन है कृष्णदास जी। ठीक है। कृष्ण बिहारी मिश्र लिख दिया जाता है, तो उसमें से फिर कई बार पजल हो जाते हैं और पजल होकर फिर गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन शामिल है। ठीक है। तो फर्स्ट पे है गणेश बिहारी मिश्र, सेकंड पे है श्याम बिहारी मिश्र और थर्ड पे है सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है। ये 3 हैं। इन तीनों को बड़े अच्छे से मतलब नाम को ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा रिलेट किया ताकि दूसरा मतलब इसमें जैसे श्याम है कृष्ण से रिलेटेड है, कृष्ण के तो बहुत सारे नाम, तो उसमें से कोई सा नाम डाल दिया तो हम तो वैसे ही पजल हो जाएंगे। तो मैंने किया है गणेश श्याम को भी सुख में बदल देता है, गणेश श्याम को भी सुख में बदल देता है, सुख में बदल देता है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा याद कर सकते हैं। आगे है फिर, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये यहाँ से ये पूछा जाता है क्वेश्चन। चिंतामणि, इनके पूर्वज थे। चिंतामणि जो है ये मिश्र बंधुओं के पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है। ये इटोज़ा जिला लखनऊ में आए थे। इसके जो परिवार वाले हैं वो लखनऊ में आए थे और वहीं पर उसका बचपन बीता है। 1900 से 1911 तक इन्होंने प्राचीन ग्रंथों को एकत्रित किया। यह रिपोर्ट 8 खंडों में प्रकाशित हुई और इसी के आधार पर इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा। 1900 से 1911 तक इन्होंने प्राचीन ग्रंथों को इकट्ठा किया, 8 खंडों में वो रिपोर्ट प्रकाशित की और उसी के आधार पर मिश्र बंधु विनोद इन्होंने तीनों ने मिलकर लिखा। आदिकाल का नाम जो इन्होंने दिया है वो आरंभिक काल दिया है, ये हम पहले देख चुके हैं। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में हम पजल हो रहे थे, तो मैंने थोड़ा बताया भी था। पहले आता है और मिश्र बंधु पहले आते हैं, गणपति बाद में आते हैं और जो है प्रारंभिक का जो पै है, पै बाद में आता है ऐसे। ठीक है। तो हम देख चुके थे। आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया है। ब्रज भाषा का प्रथम कवि इन्होंने माना है वो है सारंगधर को माना है, और वैसे हिंदी का प्रथम कवि माना है पुष्पदंत को। देव बड़े या बिहारी बड़े ये विवाद हुआ था, तो इसके जन्मदाता जो माने जाते हैं मिश्र बंधु माने जाते हैं। यह विवाद मिश्र बंधु व पद्म सिंह शर्मा के मध्य चला था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस विवाद में भाग नहीं लिया था। देखो ये मतलब कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है भाई। ठीक है। ये एक तो ये और ये। ठीक है। इसके जन्मदाता कौन माने गए हैं या फिर किन किन के बीच में ये चला था, ये पूछा गया है कई बार, इसको याद रखना है। आगे है फिर इसका ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जो 14 भागों में मतलब इसके 14 भाग हैं, 4 भाग हैं इसके। ठीक है। इसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग तो 1913 में, 3 भाग 1913 में, और अंतिम भाग जो चौथा भाग है वो 1934 में। ठीक है। ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके हम
याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 भागों में बांटा गया है। मिस्र बंधु विनोद। गारसा द तासी का भी ग्रंथ 2 भागों में बटा था, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। 1939 और 1947 2 भाग, 1939 और 1947 2 भागों में बटा था। इसका ग्रंथ 4 भागों में बटा है, 3 भाग 1913 में और जो अंतिम भाग, जो चौथा भाग है, वो 1934 में। इसमें कवि लगभग 5000 हैं और जो टोटल वैसे एग्जैक्ट पूछें तो 4591 टोटल कवि हैं इसमें, और जो सभी हिंदी के हैं। ग्रियर्सन ने भी हिंदी के ही कवि लिए हैं। ठीक है, कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां इन्होंने बनाई हैं। इन्होंने कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया है, जैसे ग्रियर्सन ने अपनाया था। इन्होंने 8 काल में इसको बांटा है। ये देखो, काल विभाजन हम स्पेशल एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें सभी विद्वानों के कालक्रम जो उन्होंने बांटे हैं, कालक्रमों में जो इतिहास को उन्होंने बांटा है उसको कवर करेंगे। आगे है नागरी प्रचारणी सभा के लिए आधारित जो आधार ग्रंथ यह साबित हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा ने एक वृहद इतिहास ग्रंथ लिखा है जो उसके लिए आधार ग्रंथ ये माना गया है। रचनाकारों व उनकी रचनाओं की तिथियों का भी इसमें वर्णन किया गया है। और नामवर सिंह ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पंचांग कहा है। ठीक है, ये याद करना भाई, हिंदी साहित्य का पंचांग किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य का पंचांग कहा है, किसको कहा गया है? मिस्र बंधु विनोद को। और किसने बोला है? नामवर सिंह ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फिर थोड़ा सा रह गया, बस हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, बट कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ। यह ग्रंथ साम्राज्यवादी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लिखा गया है और ये ऐसा लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना गया है। शुक्ल के ग्रंथ का जो आधार ग्रंथ है, रीतिकालीन जो कवियों का जो आधार ग्रंथ माना है इसका, शुक्ल के ग्रंथ का वो माना गया है मिस्र बंधु विनोद को। नेक्स्ट है फिर शुक्ल। इस ग्रंथ से मैंने, शुक्ल जी ने स्वयं लिखा है कि इस ग्रंथ से मैंने कवियों के परिचयात्मक विवरण लिए हैं। नेक्स्ट है फिर एक रचना है नवरत्न, मिस्र बंधुओं द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, 1910 में नवरत्न 1910 में लिखी गई है। इसमें 9 कवि थे। ठीक है, उस टाइम इसमें 9 कवि थे, 9 कवियों को इसमें शामिल किया गया था। अंग्रेजी से बेहतर, मिस्र बंधुओं ने कहा है कि अंग्रेजी से बेहतर हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, आगे है फिर इसके 4 संस्करण आए हैं। जो नवरत्न है इसके 4 संस्करण आए हैं। पहला संस्करण 1934 में, पहला 1934 में, जिसमें कबीरदास को शामिल नहीं किया गया है। दूसरा संस्करण 1940 में, पहला 1934 में, दूसरा 1940 में, जिसमें कबीरदास को शामिल दूसरे में किया है। ठीक है, और 7वें स्थान पर 1934 में जो प्रथम प्रकाशन संस्करण आया था उसमें कबीरदास को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे संस्करण जो 1940 में आया है उसमें कबीरदास को शामिल किया गया है। कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। ठीक है, मतीराम व भूषण को इसमें 1 कर दिया गया है त्रिपाठी बंधु नाम से। ठीक है, आगे है तीसरा जो संस्करण आया है वो 1943 में, तीसरा 1943 में। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें 7वां स्थान है कबीरदास का। ठीक है, चौथा जो आया है 1944 में, चौथा 1944 में, इसमें तुलसीदास सूरदास के बाद जो तीसरा स्थान है वो कबीरदास को दिया गया है। ठीक है, 1934 में पहला संस्करण आया था उसमें कबीरदास को शामिल नहीं किया था।
ठीक है। लेकिन जो दूसरा संस्करण आया उसमें कबीरदास को 1940 में जो आया था उसमें कबीरदास को शामिल तो किया लेकिन 7वें नंबर पर, और तीसरे में भी वो 7वें नंबर पर ही रहा। लेकिन जो चौथे पर प्रकाशन हुआ है, चौथा जो संस्करण आया है उसमें क्या हुआ है, उसमें इसको तीसरे नंबर पे लिया है। इसको तुलसीदास और सूरदास के बाद कबीरदास को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है फिर नवरत्न के 9 कवि। इसमें यहाँ पे नवरत्न के 9 कवि देखते हैं कौन कौन से इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये एक ट्रिक है, अगर ऐसे याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैंने लिखी थी बट इसके अकॉर्डिंग मैंने याद नहीं किया था, मैंने वैसे ही किया था याद। मैंने किया था जैसे मैंने किया था ये, मतलब तुलसीदास भक्ति काल के 3 कवि हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, 3 तो भक्ति काल के। फिर रीतिकाल के हैं देव, बिहारी, ठीक है, देव बिहारी हो गए। फिर त्रिपाठी बंधु, इसमें मतीराम और भूषण आ गए, ठीक है। और फिर केशवदास, ठीक है, ये हो गए, ये रीतिकालीन कर लिए। फिर उसके बाद भारतेंदु आधुनिक कालीन और चंद्रबरदाई आदिकालीन, ठीक है। देखो एक बार और देखेंगे, तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास, ये तो भक्तिकालीन हो गए, 3 भक्तिकालीन अलग कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 हो गए, 3 के बाद फिर रीतिकालीन पे आते हैं। इसमें देव हो गया, बिहारी हो गया, ठीक है, केशवदास, देव, बिहारी, केशवदास, और जो त्रिपाठी बंधु में आएंगे भूषण और मतीराम, ठीक है, ये हो गए, ठीक है, हो गए रीतिकाल के भी, हाँ, ठीक है। फिर आधुनिक काल के भारतेंदु हैं ओनली, ठीक है, और चंद्रबरदाई है आदिकाल के। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके कर लेंगे हम। आगे है 9 कवियों को 3 भागों में बांटा है। इन 3 त्रयी बनाई है, वृहत्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी। ये 1934 में जो फर्स्ट संस्करण आया था उसके टाइम में जो ये बांटा गया था, ठीक है। ये वृहत्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी जो त्रयी बनाई थी ये उस टाइम पे बनाई थी फर्स्ट संस्करण के समय, ठीक है। तो इसमें वृहत्रयी में तुलसीदास, सूरदास और देव को रखा गया था। तुलसीदास, सूरदास, देव, रीतिकाल भक्तिकाल के दोनों वृहत्रयी में हो गए, और देव को भी देव, देखो तुलसीदास, सूरदास, देव, देव भी ऐसा लगा नहीं जैसे भक्ति से रिलेटेड सा, तो इनको वृहत्रयी में